हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड के सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट के ऊपर, जिसका जो टॉपिक है वह है अधिगम एवं शिक्षण। इस टॉपिक के ऊपर हमने जो ये फाइल बनाई है बीएड की, इस पर हम आज बात करेंगे कि ये किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। उसमें फर्स्ट है अधिगम, सेकंड है शिक्षण, फिर है शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के मुख्य तत्व या कारक। नेक्स्ट जो है वह शिक्षण के चरण, उसके बाद आपको शिक्षण सूत्र देने हैं। नेक्स्ट जो है शिक्षण सूत्र की आपको परिभाषा देनी है। उसके बाद आपको विभिन्न जो सूत्र हैं शिक्षण के वो आपको बताना है और लास्ट में निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये हमने मेन टॉपिक रखे हैं इसके लिए, जो हमारी शिक्षण और अधिगम और शिक्षण की जो फाइल हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट हमने लिया है वो है लर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा लर्निंग को एक्सप्लेन किया है सबसे पहले। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। तो ये है, आई होप कि आपको साफ से ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पहले लर्निंग को एक्सप्लेन करना है क्या कि लर्निंग होती क्या है। तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है जो मानव के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात वह जीवन भर अधिगम करता रहता है। ये हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है अधिगम को। शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भी कहा जा सकता है कि अधिगम का संबंध केवल शिक्षा से नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन से है, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, परंतु जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तब हम समझ लेते हैं कि बच्चों ने कुछ सीख लिया है। तो बेसिकली अधिगम क्या है कि मतलब हम जब कुछ चीज़ सीख रहे हैं और हमने वो चीज़ सीख ली और उसे हमने अपने जीवन में ला लिया, तो तब वो माना जाएगा कि वो अधिगम है, कि हमने उस चीज़ का अधिगम कर लिया है। ठीक है, तो मतलब कि बच्चों ने कुछ सीख लिया है जिससे उनके व्यवहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो जाता है, इसी को अधिगम कहते हैं। तो ये तो अधिगम को हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इस शिक्षण को एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला भी शायद थोड़ा बाहर चला गया था, तो ये है, वो मैंने थोड़ा जूम करके पेज जो है बाहर हो गया। तो यहाँ पे अधिगम कहते हैं यानी कि जब क्या है कि हम कुछ सीख रहे हैं और हमारे व्यवहार में उस चीज़ को लेके परिवर्तन हो जाए तो माना जाएगा कि वो अधिगम है। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षण। तो यहाँ पे हमने शिक्षण को थोड़ा वो किया है, परिभाषित किया है। आप देख सकते हैं कि शिक्षार्थी को कक्षीय स्थिति में अनुदेशन देना शिक्षण कहलाता है। ठीक है, शिक्षार्थी जो भी है बच्चे होते हैं, उन्हें किसी कक्षा में, पर्टिकुलर किसी कक्षा में जब हम कुछ सिखाते हैं या कुछ अनुदेशन देते हैं तो वो क्या है, शिक्षण कहलाता है। यह पारंपरिक अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार अध्यापक विद्यार्थियों को सूचना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने लिखा है कि शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। आप यहाँ पे जो इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने इसे इतना ही लिखा है, ये आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मिल सकता है शिक्षण के बारे में। चाहे तो आप गूगल से सर्च करके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। हमने 2 दृष्टिकोण यहाँ पे दिखाए हुए हैं, वो है ज्ञानात्मक शिक्षण और रचनात्मक शिक्षण। यानी कि जो शिक्षण को, ज्ञानात्मक शिक्षण कौन सा है कि जो शिक्षण को मस्तिष्क की एक क्रिया के रूप में देखता है, वो ज्ञानात्मक है। और जो रचनात्मक है यानी कि जो ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में की गई रचना के रूप में देखता है, तो ये है ज्ञानात्मक और रचनात्मक। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे परिभाषाएं लिखी हैं शिक्षण की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 परिभाषाएं लिखी है हमने, छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हैं। रायबर्न के अनुसार, स्मिथ, हफ एंड डंकन के अनुसार और बर्टन के अनुसार। ये भी आपको और भी ज़्यादा डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो इन्हें और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है शिक्षण के सिद्धांत। अब हम यहाँ पे सिद्धांतों को बताएंगे कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो शिक्षण के निम्न सिद्धांत हैं। तो इसमें पहला कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता अर्थात सीखने का सिद्धांत भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसमें है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षण को प्रत्येक प्रकार के पाठ में क्रियाशीलता उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में
क्रियाशीलता उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कि 2 प्रकार की क्रियाशीलताएं होती है, एक तो शारीरिक और मानसिक। इन दोनों क्रियाओं से अगर, दोनों प्रकार की क्रियाशीलताओं से अगर कुछ भी चीज़ सिखाई जाएगी तो वो बच्चों को ज़्यादा याद रहेगी। तो आजकल जैसे मॉन्टेसरी प्रणाली इसमें यूज होती है। किंडरगार्टन पर जो है, जो भी ये स्कीम्स चल रही हैं ये इन्हीं के थ्रू चल रही है। मतलब बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों का इस्तेमाल करके जो है सिखाया जाए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत। इसमें क्या है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत का तात्पर्य छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न करना है। मतलब पहले उनके अंदर रुचि होनी चाहिए कि भाई हमें इस चीज़ को का ज्ञान प्राप्त करना है, ये चीज़ का। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये होता है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है रुचि का सिद्धांत। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब छात्र को पाठ्य वस्तु की रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वह ज्ञान को सरलतापूर्वक अपना लेता है। मतलब रुचि उत्पन्न करनी, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उनमें रुचि उत्पन्न करनी, और तब जा करके वो चीज़ उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। छात्र की जिज्ञासा को जागृत किया जाए और उसे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएगा, और तो छात्र की पाठ के प्रति रुचि अवश्य जागृत हो जाएगी। तो वही है कि मतलब बेसिकली पहले किसी भी चैप्टर को बताने से पहले उसका उद्देश्य बताना जरूरी है बच्चों को, कि आखिर इस चैप्टर में ये चीज़ लास्ट में होएगी। कि मतलब इस निष्कर्ष जब हम बता देंगे तो उससे क्या होता है, उस स्टोरी को सुनने में या समझने में उन्हें आसानी होती है। फोर्थ है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक स्तर के शिक्षार्थी को की अपनी अपनी दुनिया अलग अलग होती है। प्रत्येक विद्यार्थी उन विषयों में अधिक रुचि लेता है जिनकी उनकी निजी दुनिया से संबंध होता है। हम सब दिन प्रतिदिन देखते हैं कि छात्र उसी बात को सीखने में रुचि लेते हैं जिनके वर्तमान या खोज जीवन में उपयोग होने की संभावना संभव है। तो यह जीवन से, मतलब किसी भी चीज़ को उनके जीवन से संबंधित करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, मतलब प्रभावी शिक्षण के मुख्य कारक। आप यहाँ पे कारक भी बोल सकते हो या फिर तत्व भी बोल सकते हो। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। जैसे पहली है सामग्री ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए कि उस चीज़ में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ को समझने के लिए, और या फिर हमें क्या बेसिकली हम क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं बच्चों। तो सामग्री ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए। थर्ड है शिक्षण कौशल होना चाहिए। इसमें है जैसे आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए, प्रयोग करना, व्याख्यान देना, समस्या का निदान करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वह शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि टीचिंग के लिए एबिलिटी है कि बीएड होना चाहिए, सीटेट, यूटेट, ये चीज़ें होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंधन। तो एक शिक्षक सदैव एक शिक्षार्थी भी होता है, तो वही है बेसिकली उसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, खुद भी उसे अनुभव करना चाहिए उन चीज़ों को, और तब उसे लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य का विश्लेषण। तो बेसिकली ये क्या है, कुछ कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो है वह टीचिंग फेजेस, शिक्षण के चरण है। यहाँ पे चरण में क्या है, 3 चरणों में शिक्षण होता है। पहला है पूर्व क्रिया अवस्था, नेक्स्ट है अंतः क्रिया अवस्था, और थर्ड है उत्तर क्रिया अवस्था। तो ये भी बोल सकते हैं कि पूर्व सक्रिय चरण या इंटरैक्टिव चरण, या फिर सक्रिय चरण के बाद, ये भी इनके नाम है। तो पूर्व क्रिया अवस्था में क्या है कि यह शिक्षण के लिए या इस शिक्षण के लिए नियोजन का चरण है। अच्छी योजना शिक्षक के कार्य को सुचारू, क्रियाशील और सफल बनाती है। इस चरण के 2 प्रमुख चरण है, कुछ प्रकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट है इन उद्देश्यों को सक्रिय करने के तरीकों और साधनों की खोज करना। अंतः प्रक्रिया अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंतः क्रिया होती है, अर्थात अध्यापक ने शिक्षण के लिए जो भी नीतियाँ बनाई है उन नीतियों से छात्रों को अवगत कराना। दूसरे शब्दों में हम इसको पढ़ाना भी बोल सकते हैं। तो ये है अंतः क्रिया। नेक्स्ट जो है उत्तर क्रिया। इस अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने किस हद तक ज्ञान को आत्मसात किया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो फर्स्ट है हमारा पूर्व क्रिया अवस्था, इसमें बेसिकली उद्देश्य बताए जाते हैं कि आखिर जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, उस टॉपिक का या उस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है। अंतः क्रिया में आपको उसे बच्चों को बताना होता है, ठीक है, ठीक से उन्हें पढ़ाना होता है अंतः क्रिया में, ताकि उन्हें समझ सके। और लास्ट में हमारा उत्तर क्रिया यानी कि मूल्यांकन करना होता है कि क्या बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो ये उत्तर क्रिया का अवस्था है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र। यहाँ पे टीचिंग मैक्सिम्स हम देखते हैं।
तो यहाँ पे है कॉमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे। बाद में ये शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें कक्ष में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि कौन कौन से, ये हर सब्जेक्ट की टीचर के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। क्या है, मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए। थर्ड है बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। फोर्थ है पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पे कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह एक ऐसे वातावरण का सृजन करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं तथा सीखने के अनुभव उत्पन्न किए जा सकें। इस दृष्टि से मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर शिक्षा शास्त्रियों ने कुछ शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया है। तो यही है वो शिक्षण सूत्र जो लगभग हर टीचर को पता होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र की परिभाषा यहाँ पे हमने दी है। रेमंड और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हैं। दो ही हमने यहाँ पे परिभाषाएं डेफिनेशन दी है शिक्षण सूत्र की। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षण के विभिन्न सूत्र कौन कौन से हैं। टीचिंग मैक्सिम्स हैं और ये कौन कौन से सूत्र हमारे पास 10 हैं हमारे पास ये शिक्षण सूत्र। तो इसमें पहला है ज्ञान से अज्ञान की ओर। ये हमने जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब पहले उन बातों को बताएं जो बच्चे को पता है और उसके बाद जो बातें नहीं पता है उन्हें बताएं। सेकंड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। थर्ड है सरल से जटिल की ओर। फोर्थ है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिफ्थ है पूर्ण से अंश की ओर। सिक्स्थ है अनिश्चित से निश्चित की ओर। सेवन्थ है विशिष्ट से सामान्य की ओर। एट्थ है अनुभूति से युक्त की ओर। नाइन्थ है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। और 10th है यहाँ पे प्रकृति का अनुसरण। तो यहाँ पे हमने इन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 10 के 10 को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो यहीं से कॉपी भी कर सकते हैं इन्हें, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू भी इन्हें जो है लिख सकते हैं। इन्हें इंटरनेट के थ्रू भी लिख सकते हैं, या फिर यहीं से कॉपी करना चाहे तो यहीं से कॉपी कर सकते हैं। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर है। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और थर्ड है यहाँ पे सरल से जटिल की ओर। फोर्थ है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो आप चाहें तो आप यहीं से भी कॉपी कर सकते हैं इन टॉपिक को। डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। अगर आपको इतना ही लिखना है तो आप यहीं से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इससे और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्ण से अंश की ओर। लास्ट हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। लास्ट नहीं है एक्चुअली, और भी है। तो यहाँ पे है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर है। नेक्स्ट है 8th अनुभूति से युक्त की ओर। और जो 9th है इसमें मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। लास्ट है इसमें प्रकृति का अनुसरण। इसके बाद जो है वो है हमारा निष्कर्ष। आखिर हमने जो अपनी फाइल में है जो हमने टॉपिक लिखा है अधिगम एवं शिक्षण, इसमें क्या चीज़ें हमें सही लगी और किन चीज़ों को हम जो है मेन टॉपिक करना चाहेंगे यहाँ पर शिक्षण में। तो वही है कि सीखना व्यक्ति की जन्मजात प्रतियोगिताओं पर आधारित होता है। सीखने की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। हर मनुष्य किसी न किसी कार्य से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मनुष्य उन क्रियाओं को जल्दी सीखता है जो उसके लिए लाभप्रद होती हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है, आप देख सकते हैं। वही चीज़ें लिखनी होती हैं आपको जो आपने आगे जानी है अधिगम एवं शिक्षण की प्रक्रिया में। इसके बाद जो टॉपिक है वह है संदर्भ ग्रंथ सूची। मतलब आपने जो ये अपनी फाइल बनाई है ये आपको कहाँ से मिली, ये टॉपिक ये जानकारी आपको कहाँ से मिली। तो हमने यहाँ पे विकिपीडिया और ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया.in से हमने ये फाइंड की है, ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर है। तो बेसिकली इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।